हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम बात करेंगे मॉड्यूल कोड M3R5 की प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन की। और आज की क्लास में हम बात करेंगे पाइथन लूप्स के बारे में और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप सबके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। 8 गेस्ट पेपर्स आपके लिए तैयार हो रहे हैं और 1 सितंबर को वो लॉन्च कर दिए जाएंगे। ठीक है, जिसका प्राइस है सिर्फ 200 रुपीज़। आप लोग ले सकते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपके मीडियम में आपके पेपर्स रहेंगे विद आंसर की। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे और हर एक मॉड्यूल के 2-2 पेपर्स अवेलेबल होंगे। टोटल 8 गेस्ट पेपर्स, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिस एरिया से मुझे लगते हैं मैंने उसमें डालने की कोशिश करी है। ठीक है, तो 1 सितंबर से आप ले सकते हैं गेस्ट पेपर और इस नंबर पे आप बात करके अपने गेस्ट पेपर ले सकते हैं। ठीक है, कॉल कर लीजिएगा। अगर कॉल नहीं पिक हो पाई तो आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ये गेस्ट पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बिकॉज अब एग्ज़ाम बहुत ही पास है। तो अब आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एग्ज़ाम पैटर्न पे ये सारे पेपर आपके बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में हम करेंगे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट प्लस रिगार्डिंग उसके क्वेश्चंस। तो आगे हम बात करेंगे पाइथन लूप्स के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आई होप सो आपने वो क्लास देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन लूप्स की बात करते हैं। जस्ट अ मिनट। The flow of the programs written in any programming language is sequential by default. Sometimes we may need to alter the flow of the program. ठीक है, the execution of a specific code may need to be repeated several number of time. देखो, अगर मैं बात करूँ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है, अगर बात करें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो उसके अंदर जो भी आपने कोड लिखा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपका सिक्वेंशियल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कोड होता है वो सिक्वेंशियल होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको आपके प्रोग्राम के फ़्लो को चेंज करने की ज़रूरत होती है। मतलब आपको सिक्वेंशियल नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको रिपीटिशन चाहिए। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कोड को रिपीट करना चाहते हो सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कौन, आपका पाइथन लूप्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ साथ पाइथन लूप्स भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ प्रोग्राम को बनाने के मोटिव से, तो प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, फॉर दिस पर्पज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ लूप्स। ठीक है, तो अगर आपको रिपीटिशन करनी है, आइट्रेशन करनी है, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, C++, जावा, पाइथन, सभी लैंग्वेज में आपके लूप्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जिनका बेसिक काम क्या है कि वो रिपीट करते हैं आपके स्पेसिफिक कोड को सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आपको कोई कोड 1000 टाइम लिखना है तो क्या आप उस लाइन को 1000 टाइम लिखोगे? ये सिर्फ क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा ना करके हम लूप्स का इस्तेमाल करेंगे और एक ही बार उस लाइन को लिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसी कोडिंग करेंगे कि वो 1000 टाइम रिपीट हो जाए, अगर मुझे 1000 टाइम रिपीट करनी है तो। ठीक है, तो कंसीडर करेंगे हम आगे क्या है इसका। देखो, पहले हिंदी में देख लेते हैं क्या है। हिंदी में यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अब बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या होते हैं लूप्स की? देखो, देयर आर द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ द लूप्स इन द पाइथन। पाइथन में लूप्स की बहुत सारी एडवांटेज होती है, तभी तो इसे यूज़ करते हैं। तो पहले क्या है, इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजिबिलिटी। वही बात है कि अगर आपको एक लाइन को 100 टाइम्स 1000 टाइम प्रिंट करवाना है तो वहाँ पे आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कोड को आप बार बार यूज़ कर सकते हो। तो कोड रीयूजिबिलिटी यहाँ पे समझ में आ गई। यूजिंग लूप्स वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी। यूजिंग लूप्स वी कैन ट्रावर्स ओवर द एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एरे और लिंक लिस्ट। तो लूप्स का इस्तेमाल करके आप डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स, अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको बता देती हूँ होते क्या है। एरे और लिंक लिस्ट, स्टैक,
क्यू, ये सारे आपके होते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा को रखने का एक तरीका, ठीक है, डेटा को किस तरीके से आपको स्टोर करना है ये बताते हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ लूप्स की, तो अभी आप आगे पढ़ेंगे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, वहाँ पर भी आप लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हो और लूप्स का इस्तेमाल करके आप ट्रावर्स कर सकते हो सारे एलिमेंट्स को। ट्रावर्स करने का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ लिस्ट का। मान लो आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1 करके, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 5, 9, 6, ठीक है। अभी लिस्ट होता क्या है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो, अगर मुझे 1 से लेके 6 तक सारे एलिमेंट्स को ट्रावर्स करना है, मतलब सारे एलिमेंट को प्रिंट करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड एलिमेंट तक जाना है, इसे बोलते हैं ट्रावर्स करना। तो ये हम कर सकते हैं थ्रू लूप्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी में गिवन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे बात करेंगे। देखो, पाइथन में 2 टाइप के आपके लूप होते हैं, ठीक है। तो पाइथन में आपके 2 टाइप्स के लूप होते हैं, एक होते हैं फॉर लूप, एक होता है आपका वाइल लूप, ठीक है। दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इस टाइप से है, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम फर्स्ट टाइप के लूप की, पाइथन फॉर लूप की बात करेंगे। द फॉर लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू आइटरेट द स्टेटमेंट्स और अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम। अगर आपको स्टेटमेंट्स को या फिर किसी प्रोग्राम के पार्ट को सेवरल टाइम रिपीट करना है तो इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे किसका, फॉर लूप का। इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज टू ट्रावर्स द डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। वही बात है जो मैंने आपको बताई अभी कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी ये सब भी क्या है, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स ही होते हैं ये भी। तो इनको ट्रावर्स करने के लिए, ठीक है, जिस तरीके से हम यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इनको ट्रावर्स करते हैं ना, इनको प्रिंट करना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाना, इसे बोलते हैं ट्रावर्सिंग करना। लेकिन एक एलिमेंट को एग्जैक्टली एक टाइम ही आप रीच कर पाओगे, ट्रावर्सिंग ये बोलती है, ठीक है। तो इसलिए आप लूप्स का इस्तेमाल करते हो। द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप इन पाइथन इज गिवन बिलो। सिंटेक्स क्या होता है ये समझ लो। देखो, यहाँ पे सिंटेक्स गिवन है, पहले आप लिखते हो फॉर, उसके बाद आपका आइटरेटिंग वेरिएबल क्या है, ठीक है, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, आइटरेट कर रहे हो। इन एक कीवर्ड है, सीक्वेंस, किसके अंदर आपको आइटरेट करना है, ठीक है, कौन सा आपका डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट है, टपल है, कोई स्ट्रिंग है या फिर क्या है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आएंगी स्टेटमेंट्स कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी रन होगी, किस पर आप लूप लगाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में आप पढ़ लेना। अब मैं आपको बताऊंगी इसका एग्जाम्पल ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए क्या होता है इसका सिंटेक्स। और हाँ, यहाँ पे जो कॉलन है एंड में, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कॉलन आपको लगाना ज़रूरी है, चाहे वो इफ़ स्टेटमेंट हो आपकी, चाहे आपकी फॉर लूप हो, इन सब में आपको एंड में कॉलन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल की। 2 एग्जाम्पल है, दोनों को बताती हूँ। देखो, पहला क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, आइटरेटिंग द स्ट्रिंग यूजिंग द फॉर लूप। अगर आपको आइटरेट करवानी है कोई स्ट्रिंग फॉर लूप का इस्तेमाल करके तो किस तरीके से कर सकते हो। देखो, आपने लिखा str इज इक्वल टू पाइथन, str नाम के वेरिएबल में हमने पाइथन एक स्ट्रिंग डलवा दी। डबल कोड्स में जो होता है वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, बिल्कुल। अब लिखा आपने फॉर, आई क्या है आपका, आई है आपका आइटरेटिंग वेरिएबल, ये आपका आई हो गया, यहाँ पे आई मान लो, ठीक है। इसके बाद इन तो आपका कीवर्ड होता है। इसके बाद सीक्वेंस क्या है यहाँ पे, str, मतलब str मतलब एक स्ट्रिंग है ना बेसिकली, तो str स्ट्रिंग के अंदर मुझे अपनी आइट्रेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। और इसके बाद आपकी स्टेटमेंट्स में क्या आएगा, प्रिंट कर दो आई को। अब देखो, आपके पास str के अंदर क्या है, python पाइथन है, ठीक है। अब जो ये आई है ना, ये आई स्टार्ट होगा आपके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा। तो पहले आई आपका पी पे गया, फिर प्रिंट हुआ, ठीक है। प्रिंट होने के बाद ये एक इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट आता है। अब जो आपका आई है ना, वो पी से उठकर वाई पे चला गया, वाई हो गया अब आई के अंदर। उसके बाद क्या होगा, आपका वाई प्रिंट हो जाएगा, फिर वो टी पे चला जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा टी। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग थी ना, वो क्या हो गई, आपकी प्रिंट हो गई ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो आइट्रेशन की यहाँ पे हेल्प ली गई फॉर आई इन str। मतलब देखो, str के अंदर जो है ना, वो आपका पाइथन है। तो
तो जो आई है ना वो आई स्टार्ट होगा आपके पहली वैल्यू से। पहली वैल्यू क्या है आपकी पी है, तो अभी आई के अंदर क्या है पी है। पी जैसे ही प्रिंट हुआ आई इंक्रीमेंट हो गया, अब आई आपका यहाँ पहुँच गया। फिर जैसे ही आपका वाई प्रिंट हुआ फिर से आपका आई इंक्रीमेंट हुआ, तो अब जो आपका आई है वो टी पे आ गया एंड सो ऑन, आपके ऐसे करते करते एंड में एन तक आ जाएगा। एन के बाद तो आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई, तो फॉर आई इन एस टी आर तो कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे। आई के अंदर फिर क्या होगा, नल होगा, तो इसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होगा ऑन द स्क्रीन, इसीलिए पी वाई टी एच ओ एन आपका प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल समझते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ द गिवन नंबर। अगर आपको किसी भी नंबर के रिगार्डिंग टेबल जो होती है उसे प्रिंट करना है तो क्या प्रोग्राम है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लिस्ट ले ली। लिस्ट इज इक्वल टू, लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का। लिस्ट को हम इन डिटेल पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपने वैल्यूज़ डलवा दी लिस्ट के अंदर। n एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है। फॉर आई इन लिस्ट, अब जो i है ना वो 1 से शुरू होगा, बिकॉज i क्या है लिस्ट के अंदर और लिस्ट का फर्स्ट नंबर क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 से शुरू होगा आपकी i की वैल्यू। ठीक है, तो देखो पहले i के अंदर क्या आ गया आपका 1 आ गया, क्योंकि लिस्ट में पहला क्या है 1 है, तो फॉर 1 इन लिस्ट c इज इक्वल टू n इंटू आई। c इज इक्वल टू n इंटू आई मतलब c इज इक्वल टू n मतलब क्या है, n तो 5 ही है, आपने रखा हुआ है 5 की वैल्यू। 5 इंटू आई, आई क्या है आपका 1 है, तो इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया। तो प्रिंट क्या हो गया आपका 5 हो गया, यहाँ पे देखो 5 आ गया ना। इसके बाद फिर से एक इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट रहता है। अब जो आपका i है ना वो पहले यहाँ 1 पे था, इंक्रीमेंट हो गया, कहाँ पहुँच गया आप 2 पे पहुँच गया। अब i की वैल्यू 1 से क्या हो गई 2 हो गई, तो फिर से आप नीचे आओगे c इज इक्वल टू n इंटू आई। तो अब क्या हो गया आपका c इज इक्वल टू 5 इंटू में आपका i क्या हो गया 2 इज इक्वल टू, अब आंसर 10 आ गया, तो 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका जब तक i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती जब तक आपकी वैल्यूज़ प्रिंट होती रहेगी c की। ठीक है, यहाँ पे ये s नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट हो गया। तो जो भी आप वैल्यू रखोगे ना n की, उसके रिगार्डिंग आपका टेबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, इस तरीके से 5 10 जा 50, इस तरीके से पूरा टेबल आ गया n के लिए। गिवन नंबर क्या था आपका n, और n क्या था आपका 5। क्लियर हो गया, आई होप सो आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमने यहाँ लिखा हुआ है सिंटेक्स। फॉर लिखा, फिर आइटरेटिंग वेरिएबल लिखा, फिर इन लिखा, फिर सीक्वेंस किसके अंदर आपको करवाना है, यहाँ पे लिस्ट था, यहाँ पे स्ट्रिंग थी, फिर एंड में कॉलन लगाया, और फिर ये स्टेटमेंट्स हैं जो आपके हर एक आइटरेशन के लिए चलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया पाइथन फॉर लूप को। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपका पोर्शन है, ये आपका है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल आप बहुत बार करते हो फॉर लूप के साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार ये होती क्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या है द रेंज फंक्शन। द रेंज फंक्शन इज़ यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स। अगर आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करवानी है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन होता है जो आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करके देता है। ठीक है, इफ़ वी पास द रेंज 10, अगर हम ऐसे लिखते हैं रेंज ब्रैकेट में 10, इट विल जनरेट द नंबर्स 0 to 9। अब एक बात आपको याद रखनी है कि मान लो आपने लिखा रेंज, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, ब्रैकेट में आपने नंबर 10 लिख दिया, तो यहाँ पे 0 से लेके 9 तक नंबर जनरेट होंगे। एक्चुअली में 0 से लेके 9 तक होते कितने 10 नंबर्स ही होते हैं, तो 10 नंबर्स ही जनरेट हुए हैं, लेकिन स्टार्ट होगा 0 से, तो इसलिए एंड कहाँ पे होगा 9 पे। तो आप ऐसा मान लो कि इससे एक कम, जो भी आप यहाँ पे लिखते हो, इससे एक कम तक आपके नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द सिंटेक्स ऑफ द रेंज फंक्शन इज गिवन बिलो। अब इसका मेन सिंटेक्स ये होता है, रेंज लिखा, ब्रैकेट में स्टार्ट लिखा, स्टॉप लिखा और स्टेप साइज लिखा, तो 3 आर्ग्यूमेंट इसमें दी जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले बात करते हैं स्टार्ट की। द स्टार्ट रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ द आइटरेशन। स्टार्ट का मतलब क्या है कि स्टार्ट कहाँ से होगा, आपको बिगिन कहाँ से करना है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से बिगिन होगा, 0 से होगा। यहाँ लिख देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अगर कुछ भी आपने मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका बिगिन होगा 0 से। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टॉप कहाँ पे करना है। ठीक है,
स्टॉप कहाँ पे करना है, द स्टॉप रिप्रेजेंट्स दैट द लूप विल आइटरेट टिल स्टॉप -1। तो जहाँ पे भी आप स्टॉप लिखोगे उससे एक कम ये क्या हो जाएगा आपका चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे द रेंज 1,5 विल जनरेट नंबर्स 1 to 4, इट इज़ ऑप्शनल। तो जो स्टॉप है ना ये आपका क्या होता है, ये आपका ऑप्शनल होता है, ठीक है। स्टार्ट होता है सिर्फ आपका क्या, आपका सिर्फ जो स्टार्ट है वो आपका होता है मैंडेटरी। 1 मिनट में यहाँ लिख देती हूँ, जो स्टार्ट है ना ये आपका होता है मैंडेटरी, ये आपका मैंडेटरी पैरामीटर है। स्टॉप और स्टेप साइज ये दोनों आपके ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं आपके ऑप्शनल होते हैं। अगर आपने ब्रैकेट में रेंज लिखा है और सिर्फ 10 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 10 तक नंबर्स आपको जनरेट करवाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेके 9 तक नंबर्स आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। अगर आपने इस तरीके से लिख दिया रेंज 1,5, तो यहाँ पे स्टार्ट भी है, यहाँ पे स्टॉप भी है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा आपका 1 से होगा, तो 1 भी होगा प्रिंट, 2 भी होगा प्रिंट, 3 भी होगा प्रिंट और 4, तो 4 तक चलेगा, इससे एक कम, स्टॉप से एक कम, ठीक है। विल जनरेट नंबर्स 1 to 4 आइट्रेशंस, इट इज़ ऑप्शनल। जब सिर्फ एक ही नंबर होता है ना तो आप स्टार्ट करोगे 0 से और एंड करोगे इस नंबर से एक कम तक, ठीक है। अब देखो ये आपका ऑप्शनल हो गया। नेक्स्ट स्टेप साइज की बात करते हैं। द स्टेप साइज इज यूज टू स्किप द स्पेसिफिक नंबर्स फ्रॉम द आइट्रेशन, इट इज़ ऑप्शनल टू यूज। बाय डिफॉल्ट द स्टेप साइज इज़ 1, इट इज़ ऑप्शनल। जैसे मान लो आपने ऐसे लिख दिया रेंज 1, 5, 2, ठीक है। मतलब आपका 1 आएगा क्योंकि आपने 1 से स्टार्ट किया है तो अब 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप नहीं लिखते हो तो स्टार्ट किससे होगा, 0 से होगा, लेकिन यहाँ 1 से स्टार्ट होगा। 1 के बाद अब आपका 2 नहीं आएगा क्योंकि आपको 2 नंबर्स छोड़ने हैं बीच में, मतलब 2 का आपको लेना है गैप। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप 3 लिखोगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे क्या 4 नहीं लिखोगे, और 5 तो लिख सकते ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 से एक कम लेना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर आएंगे इस केस में, ठीक है। यहाँ पे इस केस में सिर्फ 1 और 3 ही आएंगे। देखो 1, 1 मिनट रुकना, देखो 2 का मतलब क्या है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। 1 और 3 के बीच में 2 का गैप है नहीं है, 3 - 1 करेंगे 2 आएगा ना, यहाँ पे 2 का गैप है। लेकिन अगर बात करूँ ऊपर की, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या था 1 था, स्टेप साइज बाय डिफ़ॉल्ट क्या था 1 था, इसलिए 1 और 2 के बीच में यहाँ पे 1 का गैप है, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे 1 का गैप है, और 3 और 4 यहाँ पे इसके बीच में 1 का गैप है। तो यहाँ पे स्टेप साइज़ क्या है आपका 1 है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप कुछ भी नहीं मेंशन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 ही रहता है, ठीक है, 1 है। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 मेंशन कर दिया स्टेप साइज़। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो नंबर्स आएंगे ना, जो भी नंबर्स की आप वो बनाओगे सीक्वेंस, उसके नंबर्स के बीच के अंदर डिफरेंस जो होगा वो 2 का होगा। अगर मैं 3 करती तो 3 का डिफरेंस आता, तो 1 आएगा, 3 आएगा। अब नेक्स्ट कुछ भी नहीं आ पाएगा बिकॉज 5 तक आपको जाना था, 4 यहाँ पे आएगा नहीं बिकॉज अगर 4 आ जाएगा तो 3 और 4 के बीच में 1 का गैप बन जाएगा, और 5 तो आता ही नहीं है बिकॉज स्टॉप -1 तक ही चलता है, ठीक है ना। ये देखो, तो इस तरीके से काम करता है आपका रेंज फंक्शन। अब मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल की, ताकि आपको इस पर बेस्ड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पेड वीडियो कोर्सेज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 और M4R5। पाइथन के लिए, IoT के लिए वीडियो कोर्स अवेलेबल है, और ई नोट्स भी अवेलेबल है सब मॉड्यूल्स के लिए, चारों मॉड्यूल्स के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे बात करके आप अपने नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है रेंज फंक्शन का। देखो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते क्या है, प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स इन सीक्वेंस। मैं आपको प्रोग्राम इसलिए बताती हूँ क्योंकि पाइथन की अगर बात करूँ स्पेशली, तो आपको यहाँ पे जब भी आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे थ्योरी का, तो आपको एग्जाम्पल देना ही देना है, ठीक है। हालांकि मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि हर एक मॉड्यूल में जितना पॉसिबल हो सके एग्जाम्पल से बताया करो, क्योंकि वहाँ पर नंबर मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ पे तो बिना एग्जाम्पल के काम चलना ही नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, फॉर आई इन रेंज 10, मतलब आपने फॉर लूप लगाया फॉर आइट्रेटर इन रेंज 10, मतलब यहाँ पे क्या है, जो आई है ना वो आपको पता है रेंज 10 का मतलब क्या है कि 0 से लेके 9,
ठीक है। तो जो आपका आई है ना वो एक बार 0 हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा एंड सो ऑन टू आपका 9 तक जाएगा। तो आपको प्रिंट करना है आई कॉमा एंड इज इक्वल टू स्पेस, मतलब आई के बाद क्या आएगा आपका स्पेस आता जाएगा, ठीक है। तो 0 आया पहले आई की वैल्यू, फिर स्पेस आया, फिर अब ये इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो अब यहाँ पे 1 पे पहुँच गया आपकी आई की वैल्यू, फिर 2 पे पहुँच गया, बिकॉज रेंज 10 में आपके टोटल 10 नंबर्स हैं 0 to 9, इसीलिए जो आपकी आई की वैल्यू है वो पहले 0 हुई, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, अप टिल 9 तक वो चले जाएगी, ठीक है। इस तरीके से वो प्रिंट भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप के साथ रेंज का इस्तेमाल किया, हालांकि आपने देखा भी है कि रेंज का जो इस्तेमाल है वो मैक्सिमम आपके फॉर लूप के साथ ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक और क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल। टेबल को प्रिंट करने के लिए एक और प्रोग्राम है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया रेंज का, तो n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में किस तरीके से इनपुट फंक्शन काम करता है। एंटर द नंबर जैसे स्क्रीन पे दिखाई देगा, यूज़र ने यहाँ पे 10 डाल दिया, तो 10 कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग से किसमें, इंट में। अब इसकी वैल्यू हमने n में डलवा दी है, ठीक है। स्ट्रिंग में कैसे आता है, इंट में कैसे होता है, ये सारी बातें करी है मैंने लास्ट क्लास में, ठीक है। तो उसको ज़रूर से देख लेना। अब देखो n वेरिएबल में वैल्यू आ गई क्या, जो भी यूज़र ने यहाँ पे डलवाई है। लेट्स सपोज यूज़र ने यहाँ पे 10 डलवाया, तो 10 आ गया आपके n के अंदर। अब फॉर आई इन रेंज 1 to 11, तो 1 to 11 का मतलब क्या है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अप टिल 10 तक होगा, ठीक है, क्योंकि आपके स्टॉप से एक कम तक जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, c इज इक्वल टू n इंटू आई और प्रिंट n इंटू आई इज इक्वल टू सी, ये आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो देखो जो डबल कोड्स में है ना वो तो एज इट इज़ प्रिंट होता है स्क्रीन पे, और जो डबल कोड्स में नहीं है उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। जैसे कि यहाँ पे आई की बात करो तो आई डबल कोड्स में नहीं था, तो आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे भी n की वैल्यू प्रिंट होगी, आई की वैल्यू प्रिंट होगी और c की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। जो ये आपके स्टार और इक्वल टू है ये एज इट इज़ प्रिंट होंगे बिकॉज ये डबल कोट्स के अंदर है, ठीक है, याद रखना है, इसका सिंटेक्स समझाया मैंने आपको। अब देखो यहाँ पे क्या क्या यूज़र ने 10 डलवा दिया, 10 डलवाते ही यहाँ पे क्या हुआ, फॉर आई इन रेंज। अब आई आपका पहले 1 बनेगा, फिर 2, फिर 3, 10 तक बनता जाएगा, ठीक है। अब c इज इक्वल टू n इंटू आई, तो c आपका क्या हो जाएगा, n इंटू आई। n क्या है आपका, n आपका है 10, जो आपकी यूज़र ने डाली वो वाली वैल्यू है, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू अभी करंटली क्या है, 1 है, तो क्या हो गया 10 इंटू 1 10 हो गया। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा n इंटू आई इज इक्वल टू सी। तो n क्या है आपका 10 है, इंटू ऐसी का ऐसी, आई की वैल्यू 1 है, इक्वल टू ऐसी का ऐसी, और 10 सी की वैल्यू है ये रही, ठीक है। इस तरीके से फिर से ऊपर जाएगा ये, और अब आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई है, 2 हो गई है, तो फिर से c कैलकुलेट होगा आपका 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। अब फिर से प्रिंट होगा, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। तो ये जब तक प्रिंट होगा जब तक आपकी ये रेंज में जितनी वैल्यू है वो ख़त्म ना हो जाए। तो 10 तक चलेगी आपकी रेंज फंक्शन की वैल्यू। तो 10 के बाद देखो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपने 10 का टेबल प्रिंट करवा लिया, जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उसी का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेंज फंक्शन भी समझ लिया है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड टाइप के लूप की, और वो है आपका वाइल लूप, ठीक है। द वाइल लूप इज़ ऑल्सो नोन एज प्री टेस्टेड लूप। एग्जाम्पल इसके अभी आगे आने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइल लूप को आप प्री टेस्टेड लूप भी कहते हैं। इन जर्नल अ वाइल लूप अलाउज अ पार्ट ऑफ द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। मतलब वाइल लूप क्या करता है, बेसिकली आपके पार्ट ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। इट कैन बी व्यूड एज अ रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट। इसको आप रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट भी कहते हो, इसे आप याद कर लेना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए मार्क कर रही हूँ। मतलब बार बार, जैसे इफ़ में क्या होता है, इफ़ कंडीशन अगर ट्रू है तो आप स्टेटमेंट चला देते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट। The while loop is mostly used in the case where the number of iterations is not known in advance। देखो फॉर लूप में हमें पता था, ठीक है, कि आपको कहाँ तक चलाना है लूप,
लेकिन वाइल लूप अधिकतर उन केस में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको आइट्रेशन चलानी है, ठीक है। तो जो मैंने मार्क किया है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के अंदर, मैचिंग के अंदर और आपके MCQ में। हेयर द स्टेटमेंट्स कैन बी सिंगल स्टेटमेंट और द ग्रुप ऑफ द स्टेटमेंट। तो जो आपके लूप के अंदर स्टेटमेंट होगी वो सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है। द एक्सप्रेशन शुड बी एनी वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन रिजल्टिंग इनटू ट्रू और फॉल्स, ठीक है। द ट्रू इज़ एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू। देखो जिस तरीके से इफ़ के ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट होती थी ना, एक वैलिड एक्सप्रेशन होता है ना, तो उस तरीके से यहाँ पे भी आपका एक्सप्रेशन होगा जो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर हम बात करें ट्रू की, तो अगर ट्रू ना लिखा है, ठीक है, ट्रू नहीं लिखा हुआ और कोई भी और नॉन ज़ीरो वैल्यू लिखी हुई है 1 2 5 8, तो ये सब क्या है आपकी, इसको ट्रू ही मानेंगे। सिर्फ ज़ीरो अगर होगा तो वो फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन होगा वाइल लूप में वो एक वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन होना चाहिए और जिसकी वैल्यू या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स, जैसे कि आपकी इफ़ में आती थी, ठीक है। तो सेम ही है ये, बेसिकली क्या है, रिपीटिंग इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर रहा है लूप में, उसी को हम वाइल लूप का नाम दे रखा है हमने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल है, आप पढ़ लेना यहाँ से। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल समझो क्या है। वाइल के ब्रैकेट में आपका जो एक्सप्रेशन है ना, ये आपका वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या है, समझने की कोशिश करो। सिंटैक्स पहले देखो क्या है, वाइल के ब्रैकेट में एक्सप्रेशन, ब्रैकेट ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे कॉलन भी इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम देख लो क्या है यहाँ पे, प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। आपको 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है ऑन द स्क्रीन यूजिंग द वाइल लूप, ठीक है। तो देखो i = 1 मैंने वैल्यू फिक्स कर दी i वेरिएबल की। यहाँ पे इसका मतलब क्या है आप बताएंगे, इस लाइन का मतलब क्या है, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या कोई यूज़ है इसका, ठीक है। ये आप बताएंगे कमेंट के अंदर। इसका आंसर मैंने बोल ही दिया है, ठीक है। कमेंट के अंदर आप बताएंगे कि क्या है इसका आंसर। इसका आंसर देखो मैंने क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया है, जिनको पता है वो बताना कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो वाइल है, वाइल के बाद यहाँ पे कंडीशन है, एक्सप्रेशन है एक टाइप का, i ≤ 10, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कहाँ तक चलने वाली है आपकी i की वैल्यू, ठीक है। जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए जब तक ये चलता रहेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, हमें पता था पहले से ही कि रेंज फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे पहले से नहीं पता होता, इन एडवांस आपको नहीं पता कितनी आपकी आइटरेशन होने वाली है। तो यही फ़र्क है फॉर लूप में और वाइल लूप में, ठीक है। तो डिफरेंस अगर पूछते हैं दोनों के बीच में तो आप बता सकते हो, थ्योरी में ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप, तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाइल i ≤ 10 आपको प्रिंट करना है i, और i = i + 1 होते जाएगा। देखो यहाँ पे आपकी i की वैल्यू 1 है, 1 ≤ 10 क्या है, ठीक बात है। अगर ये ठीक है तो आप स्टेटमेंट में आ जाओगे, नीचे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी i की वैल्यू। तो i की वैल्यू अभी क्या थी 1, तो 1 हो गया प्रिंट स्क्रीन पे, ठीक है। इसके बाद i की वैल्यू 1 से हो गई इंक्रीमेंट, तो i की वैल्यू अब क्या हो गई, अब i की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो कंडीशन अब चेक होगी 2 के लिए, 2 ≤ 10 है क्या, बिल्कुल है, तो प्रिंट कर दो i की वैल्यू। तो i की वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट 2 प्रिंट हो गई। ऐसे करते करते i की वैल्यू कहाँ तक प्रिंट होगी, देखो एक टाइम पर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते हो जाएगी 9, ठीक है। 9 ≤ 10 है क्या, बिल्कुल है, तो प्रिंट कर दो i की वैल्यू। तो प्रिंट कर देंगे आप 9 की वैल्यू, फिर वापस से इंक्रीमेंट करेंगे i की वैल्यू, अब क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन चेक करेंगे 10 ≤ 10 है क्या, बिल्कुल, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है ना, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो फिर से आप प्रिंट कर दोगे i की वैल्यू, i की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी, समझना यहाँ पे i की वैल्यू i + 1, ठीक है। अब i की वैल्यू क्या हो गई आपकी 11 हो गई। फिर से ऊपर जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, 11 ≤ 10, तो ना तो आपका 11 छोटा है आपके 10 से और ना ही इक्वल है, तो मतलब कंडीशन क्या हो गई आपकी फॉल्स, क्या हो गई फॉल्स,
तो जैसे कंडीशन फॉल्स, आपका लूप का हो जाएगा टर्मिनेट, आप लूप से बाहर आ जाओगे और 10 के बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होगा आपकी आउटपुट स्क्रीन पे। तो यहाँ पे लिखा भी था द वाइल लूप विल आइट्रेट अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, जब तक आपका लूप आइट्रेट करता रहेगा। आपको कमेंट में बताना है कि इस हैश से जो ये स्टेटमेंट शुरू हुई है बेसिकली दिखा क्या रहा है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में आंसर बता दिया है, अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हो आपको पता लग गया होगा कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। अभी तक हमने आपके दो लूप देख ली हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, मतलब वो स्टेटमेंट्स जो आपकी लूप को कंट्रोल करने वाली हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो जस्ट अ मिनट। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है, देखो यहाँ पे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स चेंज एग्जीक्यूशन फ्रॉम इट्स नॉर्मल सीक्वेंस। ठीक है, अब आपका लूप चल रहा है अपने एक फ्लो में, उसको बीच में आपको रोकना है, उसके एग्जीक्यूशन को चेंज करना है, बेसिकली कंट्रोल करना है आपके लूप के एग्जीक्यूशन को। तो उसके लिए आपको लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, when execution leaves a scope, all automatic objects that were created in that scope were destroyed। ठीक है, जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन किसी भी स्कोप को छोड़ देता है तो उसमें जो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट्स बनते हैं ना, वो भी आपके स्कोप में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, पाइथन सपोर्ट्स द 3 कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड पास स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट है, अगेन हिंदी में पढ़ लेना आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है पाइथन ब्रेक स्टेटमेंट, ये फर्स्ट टाइप है आपकी स्टेटमेंट। देखो, द ब्रेक इज अ कीवर्ड इन पाइथन विच इज़ यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड होता है। ठीक है, और ब्रेक के साथ लिखी हुई स्टेटमेंट को आप ब्रेक स्टेटमेंट कह देते हो। ठीक है, बेसिकली ब्रेक कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर, जिसका बेसिकली काम क्या होता है कि प्रोग्राम जो आपका चल रहा है ना, उसका जो लूप है उसे वहीं पर टर्मिनेट कर दो। मतलब जिस भी पॉइंट पे आपका लूप अभी है वहीं से लूप से बाहर निकलना है आपको। ठीक है, स्कोप से आपको बाहर आना है। द ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक्स द लूप वन बाय वन, दैट इज in the case of nested loops it breaks the inner loop first and then proceeds to outer loop। nested loop क्या होते हैं, एक के अंदर एक लूप। तो जो आपका ब्रेक स्टेटमेंट है ना, ये एक बार में एक ही लूप को बंद कर सकता है। तो अगर मान लो लूप के अंदर लूप है, फॉर लूप है, उसके अंदर एक और फॉर लूप है। ठीक है, इसे बोलेंगे नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, ऐसे वाइल लूप भी आपका नेस्टेड बन सकता है। तो अगर आपको ब्रेक करना है लूप, तो पहले आप करोगे इनर वाला लूप ब्रेक एंड देन आप करोगे बाहर वाला लूप को ब्रेक। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ब्रेक इज यूज टू अबॉर्ट द करंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड कंट्रोल गोज टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर द लूप। ठीक है, मतलब अगर बेसिकली बताऊँ कि क्या होता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट, तो ये क्या करता है, आपके प्रोग्राम के करंट एग्जीक्यूशन को रोक देता है और जो आपका कंट्रोल है ना, वो लूप के नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। मतलब लूप आपका ख़त्म हो जाता है और लूप के बाद जो भी अगली लाइन है वहाँ पर आपका कंट्रोल आ जाएगा, वहाँ से आपका कंट्रोल अब शुरू होगा। लूप आपका जहाँ पे ख़त्म हो गया वहीं पर ही रुक जाएगा। ठीक है, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो कोई सा भी आपका इटरेशन हो, डजेंट मैटर। ठीक है, The break is commonly used in the cases where we need to break the loop for a given condition। बेसिकली आप क्या करते हो, किसी कंडीशन के लिए आप लूप को ब्रेक करते हो। कई बार हमें किसी कंडीशन के लिए लूप को ब्रेक करना पड़ जाता है हमें प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पे आपको यूज़ करनी पड़ती है ब्रेक स्टेटमेंट। सिंटेक्स क्या होता है, सिंपल, मान लो आपकी लूप की स्टेटमेंट लिखी हुई है, बीच में आपने कहीं पर ब्रेक लिख दिया, तो आपका जो कंट्रोल है वो आपके लूप से निकलकर नेक्स्ट लाइन आफ्टर द लूप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स समझ लिया, ब्रेक के बाद सेमीकोलन, दैट इज नेक्स्ट। यहाँ पे हिंदी में पढ़ लेना, हिंदी वाले स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल है आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, str इज इक्वल टू पाइथन है, फॉर आई इन str। सेम है, हमने पीछे किया था अभी, किस तरीके से आप आइट्रेट करते हो स्ट्रिंग के अंदर। अब यहाँ पे देखो, आपका नॉर्मली आइट्रेशन चल रहा है PYTH चल रहा है, लेकिन बीच में क्या हुआ, आपने कंडीशन लगाती। ये क्या कंडीशन है,
इफ़ के बाद क्या आती है, कंडीशन ही तो आती है ना। आपने कंडीशन लगा दी, क्या कंडीशन लगा दी कि इफ़ i इज इक्वल टू ओ, जैसी आपकी i की वैल्यू o हो जाएगी, ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन भी आएगा इस टाइप से, ठीक है, आपका ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही देखो, पहले p प्रिंट हुआ, फिर y प्रिंट हुआ, t हुआ, h हुआ। अब जैसे ही i इज इक्वल टू o हुआ, वैसे ही क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक होते ही आप क्या हो गए, बाहर आ गए अपने लूप से। इसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार क्या हुआ। देखो फॉर i इन str, i की वैल्यू पहले p पे थी, ठीक है। फिर हमने चेक किया, क्या i की वैल्यू o है, नहीं। क्या i क्या है, p, क्या p इज इक्वल टू o है, नहीं है, तो फॉल्स। तो ब्रेक ना होगा, क्या हो जाएगा आपका, प्रिंट i। तो प्रिंट i मतलब i की वैल्यू p प्रिंट हो गई। फिर से ऊपर गए, अब i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट y हो गई। फिर चेक करेंगे, इफ़ y इज इक्वल टू o है, नहीं है, फॉल्स, ब्रेक नहीं होगा, प्रिंट हो जाएगी y की वैल्यू। इस तरीके से y प्रिंट हो गया, फिर t प्रिंट होगा, फिर h प्रिंट होगा। जैसे ही आपका इफ़ o इज इक्वल टू o हो गया, जैसे ही आपका i यहाँ पहुँचेगा ना, यहाँ पहुँच जाएगा, तो o इज इक्वल टू o होगा, तो आपका ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही आप लूप से बाहर आ जाओगे, और यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो चलेगी, अदरवाइज़ अगर आपका इतना ही प्रोग्राम है तो आपका प्रोग्राम यहीं पर ही बंद हो जाएगा। तो p y t h के बाद o और n नहीं आएगा, ठीक है। देखो आपने कंडीशन o के लिए लगाई थी, लेकिन o के बाद आपका n कुछ भी नहीं आएगा आगे, क्योंकि आपका जो लूप है वो तो बंद ही हो गया ना। लूप को एकदम बंद कर देना, लूप के स्कोप से ही बाहर निकल के आ जाना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, ब्रेक स्टेटमेंट विद वाइल लूप। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप के साथ देखे, यहाँ पे हम वाइल लूप के साथ देख लेंगे। देखो i इज इक्वल टू 0, वाइल 1, देखो 1 लिखा है, मतलब क्या है, अगर आपका कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है तो वो आपका ट्रू ही चलेगा, ट्रू ही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 हो, 5 हो, 10 हो, तो यहाँ मतलब ये ट्रू ही है। तो अगर यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखा हुआ, 1 2 3 लिखा हुआ है, तो ये भी आप ट्रू ही मान के चलोगे। अगर 0 लिख दिया तो ये तो फॉल्स ही हो जाएगा, ठीक है, फिर कुछ काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर भी लिख सकते हैं अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं लिखना है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू 0 कर रखी है, वाइल 1 प्रिंट आई, ठीक है, आई बीच में आपका स्पेस आएगा, एंड में आपका स्पेस आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, इफ़ आई इज इक्वल टू 10 तो ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे i की वैल्यू आपने 0 कर रखी है, प्रिंट करी आपने i की वैल्यू 0 प्रिंट हो गया। फिर i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई। चेक करा कंडीशन, इफ़ 1 इज इक्वल टू 10 है क्या, नहीं है, तो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, ब्रेक नहीं होगा। वापस से आप ऊपर पहुँच जाओगे यहाँ पर, ठीक है। फिर से वाइल 1 हुआ, ठीक है, प्रिंट i की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही आपकी वैल्यू मान लो 9 यहाँ प्रिंट हुई है, अब i इज इक्वल टू आई प्लस 1, 9 प्लस 1 10 हो गया। इफ़ 10 इज इक्वल टू 10, जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 10 इज इक्वल टू 10 होता है, ये बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू हो गया तो ब्रेक हो गया। ब्रेक जैसे हुआ तो आप अपने लूप से बाहर आ जाओगे, वाइल लूप से, और लूप के बाद में जो लिखी हुई स्टेटमेंट है ये वाली, ये आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा क्या, केम आउट ऑफ द वाइल लूप, ये आपके लूप के बाहर की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ पे कवर कर लिया। आगे बढ़ेंगे और यहाँ बात करेंगे पाइथन कंटिन्यू स्टेटमेंट। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, बिकॉज मुझे आज की क्लास में किसी भी तरीके से ये कंप्लीट करवाना था, बिकॉज मुझे कल से करवाना है लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाइथन कंटिन्यू स्टेटमेंट फास्ट करते हैं अब, ठीक है। देखो, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। अभी हम क्या कर रहे थे, ब्रेक के साथ आपका एकदम जो लूप है ना वो एकदम बंद हो जा रहा था, ठीक है। आप लूप से एग्जैक्टली बाहर ही आ रहे थे, एकदम बाहर आ जाता है वो लूप से। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू में क्या होता है कि जिस भी आइटरेशन पे आप हो वो स्किप हो जाएगी और आप डायरेक्टली लूप के बिगिनिंग में पहुंच जाओगे, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, लूप के बिगिनिंग में पहुंच जाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए। द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द रिमेनिंग लाइन्स ऑफ द कोड इनसाइड द लूप एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट आइटरेशन, ठीक है। मतलब जो भी वो लाइन्स एग्जीक्यूट कर रही थी, ठीक है,
अगर उसके नीचे और भी लाइंस हैं उस आइट्रेशन के लिए, तो वो सारी लाइंस को छोड़ना पड़ेगा, स्किप हो जाएंगे वो लाइंस, और डायरेक्टली आपका जो कंट्रोल है वो बिगिनिंग ऑफ द लूप में आ जाएगा और फिर नेक्स्ट आइट्रेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। देखो, इट इज़ मेनली यूज फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन इनसाइड द लूप सो दैट वी कैन स्किप सम स्पेसिफिक कोड फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कुछ स्किप करना है कोड को, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हो इसका कंटिन्यू स्टेटमेंट का। सिंटेक्स क्या है देख लो, इसके सिंटेक्स ऑफ पाइथन कंटिन्यू स्टेटमेंट इज दिस। ये आपकी लूप की स्टेटमेंट है, ये आपका कंटिन्यू है। कंटिन्यू लिखते ही नीचे लिखा हुआ कुछ भी जो है वो सब स्किप हो जाता है और फिर से आपका जो कंट्रोल है वो स्टार्टिंग ऑफ द लूप में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, पहले हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, सिंपल सा एग्जाम्पल है, I is equal to 0 while I is less than 10, I is equal to I plus 1, if I is equal to 5 तो कंटिन्यू। देखो यहाँ पे क्या हुआ, I की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 10 है क्या है, तो I की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट, I की वैल्यू अब क्या हो गई आपकी, ये I है 1 हो गई। इफ़ 1 इज इक्वल टू 5, क्या आपका 1 इज इक्वल टू 5 है, नहीं है, नहीं है तो कंटिन्यू नहीं होगा, ऐसे आएगा ये, कंटिन्यू नहीं होगा और प्रिंट हो जाएगी आपकी आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू 1 क्या हो गई, प्रिंट हो गई। फिर से ऊपर जाएंगे, हम चेक करेंगे अगेन, अब आई की वैल्यू 1 थी, 1 इज़ लेस देन 10 है क्या है, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू अब 2 हो गई। कंडीशन चेक करेंगे, क्या आपका जो आपका 2 है वो इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो कंटिन्यू नहीं करना, प्रिंट कर देना है। प्रिंट कर दी हमने आई की वैल्यू 2। फिर से करेंगे, ऐसे करते करते क्या होगा, एक टाइम पर आपकी यहाँ पे जो कंडीशन है वो हो जाएगी 5 इज इक्वल टू 5। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ट्रू हो गई तो आपको कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू आपने जैसे ही किया तो नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट्स क्या हो गई, स्किप। इसका मतलब i इज इक्वल टू 5 के लिए प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि स्किप हो गया ना। स्किप होते ही आप अगेन स्टार्टिंग ऑफ द लूप में आ गए, बिगिनिंग ऑफ द लूप में, ठीक है। तो स्किप हो गया, प्रिंट नहीं हुई। देख लो यहाँ पर 5 कहीं पर प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, ठीक है। फिर से ऊपर चले गए, अब क्या है, आपकी i की वैल्यू 5 थी, 5 इज़ लेस देन 10 था, ठीक है। तो 5 इज़ लेस देन 10 था आपका, तो क्या ये ट्रू है, ट्रू है। i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई, 6 हो गई। अब यहाँ पे कंडीशन तो फॉल्स जाएगी, 6 इज इक्वल टू 5 तो है ही नहीं, तो कंटिन्यू होगा नहीं। फिर प्रिंट हो जाएगी 6 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ऐसे करते करते आपकी 10 तक वैल्यू प्रिंट होगी, बिकॉज i की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 9 इज़ लेस देन 10 के लिए आपका ये जो लूप है ये चलेगा। जैसे ही इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 इज़ लेस देन 10, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, आपका वाइल लूप वहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा। तो आपने समझा कि कंटिन्यू के आते ही आपकी नीचे की सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो स्किप हो गई और डायरेक्टली आप पहुँच गए बिगिनिंग ऑफ द लूप में, ठीक है। अब ये लास्ट स्टेटमेंट है, इसे बोलेंगे पाइथन पास स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे देख लो क्या है, इन पाइथन पास कीवर्ड इज़ यूज टू एग्जीक्यूट नथिंग। अगर आपको कुछ भी नहीं करवाना तो इसके लिए यूज़ करते हैं पाइथन पास कीवर्ड का। वाओ, कितना अच्छा है ना, कुछ करता ही नहीं है ये, इसका भी यूज़ होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपको कुछ कंडीशन के लिए कुछ भी नहीं करवाना मान लो, तो उसके लिए भी एक कीवर्ड है दैट इज़ कॉल्ड एज पास कीवर्ड, ठीक है। इट मीन्स व्हेन वी डोंट वांट टू एग्जीक्यूट द कोड, द पास कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट एम्प्टी। कई बार ऐसा होता है प्रोग्राम में कि आपको किसी कंडीशन के लिए कुछ भी नहीं करवाना, तो वहाँ पे आप पास को यूज़ करोगे। इसका मतलब जो आपका पास कीवर्ड है वो एम्प्टी को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब खाली रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इट इज़ सेम एज द नेम रेफर्स टू। जिस तरीके से इसका नाम है ना, पास कर देना, मतलब पास कर दो, कुछ काम मत करो, आगे पास कर दो, वैसे ही ये काम भी करता है। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी होता है। इट जस्ट मेक्स द कंट्रोल टू पास बाय विदाउट एग्जीक्यूटिंग एनी कोड। पास कर देता है कंट्रोल को, एग्जीक्यूट नहीं करता किसी भी कोड को। इफ़ वी वांट टू बाईपास एनी कोड, पास स्टेटमेंट कैन बी यूज। अगर आपको किसी भी कोड को बाईपास करना है तो आप पास स्टेटमेंट का यूज़ करोगे। पाइथन की पास स्टेटमेंट के लिए सिंटेक्स होता है सिर्फ पास, ठीक है। हिंदी वाले पढ़ लेना। यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिस्ट का यूज़ किया गया है, फॉर आई इन लिस्ट 1 2 3 4 5, ठीक है। इफ़ i इज इक्वल टू 4 तो पास करेंगे, हम पास करेंगे प्रिंट दिस इज पास ब्लॉक कॉमा आई, प्रिंट आई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फॉर आई इन दिस, तो मतलब आई आपकी पहले यहाँ जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू अभी क्या है 1 है,
क्या आपकी 1 जो है वो इक्वल टू 4 है क्या? नहीं है, तो पास नहीं होगा, ये भी नहीं चलेगा, बिकॉज ये दोनों आपके इफ़ में ही आपकी स्टेटमेंट्स है। इफ़ अगर फॉल्स तो ये स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी। डायरेक्टली आप प्रिंट पे आ गए, प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई, तो क्या 2 इज़ इक्वल टू 4 है? नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, प्रिंट हो जाएगी 2, 3 भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही आपकी आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 इज़ इक्वल टू 4, ये आप चलाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पास, मतलब कुछ भी नहीं हुआ 4 के लिए, पास हो गया। मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट डलवा दिया इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि 4 के लिए हुआ क्या। हमने यहाँ पे लिखवा दिया प्रिंट दिस इज़ पास ब्लॉक कॉमा आई, आई अभी क्या है? 4 है, तो दिस इज़ पास ब्लॉक और आई की वैल्यू यहाँ पे जो थी 4 वो प्रिंट हो गए, ठीक है। इसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट दैट इज़ 4 यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। तो पास करने से कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। 4 तो वैल्यू तब भी प्रिंट होनी ही होनी है, तो मतलब पास करने से कुछ भी नहीं होता। आगे आप समझ जाओगे जब आप पढ़ोगे आगे और कि पास का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछते हैं पास स्टेटमेंट क्या होती है, तो वो एग्जीक्यूट नथिंग करने के काम आती है। बेसिकली कोड को बाईपास करना है अगर, तो इस्तेमाल करते हैं पास स्टेटमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमने आज पढ़ा है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लूपिंग इन पाइथन? कौन सा टाइप ऑफ लूप हमने नहीं पढ़ा है? फॉर तो पढ़ा है, वाइल पढ़ा है, डू वाइल आपका पाइथन में नहीं होता है। ये कहाँ पे होता है? C++ में ये होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ये कोई टाइप ऑफ लूप नहीं है इन पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी पास्ड इन अ पाइथन फॉर लूप? कौन सी आर्ग्यूमेंट पाइथन फॉर लूप में पास करनी ज़रूरी होती है? इनिशियल पॉइंट, टर्मिनेटिंग कंडीशन, होपिंग या फिर इंडेक्स? तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन आपको डालनी पड़ेगी फॉर लूप में, मतलब कहाँ पर टर्मिनेट करवाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको इन एडवांस बताना पड़ता है कि कहाँ तक आपकी आइटरेशन चलने वाली है। तो इसीलिए फॉर लूप में आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन ज़रूर से देनी होती है। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन मतलब कहाँ पे टर्मिनेट करेगा आपका फॉर लूप, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है M3R4 सी प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। हिंदी मीडियम में भी नोट्स अवेलेबल है, इस नंबर पे बात करके आप नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वाइल लूप कैन बी कंपेयर्ड विद अ रिपीटेटिव डैश स्टेटमेंट। मैंने पढ़ाया था आज की क्लास में कि वाइल लूप को आप अगर कंपेयर करोगे तो किस रिपीटेटिव स्टेटमेंट के साथ करोगे? फॉर, ब्रेक, इफ़ या रेज? तो आपका आंसर है इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है, रिपीटेटिव इफ़ स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? सब पढ़ा है हमने। नेक्स्ट इज फोर्थ, विच कीवर्ड इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूपिंग इन पाइथन व्हेन सर्टेन कंडीशन इज मेट? मतलब अगर कोई सर्टेन कंडीशन मेट करती है तो आप किस कीवर्ड का इस्तेमाल करके पाइथन के जो लूप है उसे टर्मिनेट कर सकते हैं? ब्रेक, कंटिन्यू, रेज या फिर पास? तो वो है आपकी ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप अपने लूप को टर्मिनेट कर सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। नेक्स्ट इज फिफ्थ, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इस कोड का आउटपुट क्या होने वाला है? देखो, फॉर आई इन रेंज 0, 10, 2, मतलब ये आपका स्टार्ट है, ये आपका एंड है और ये है आपका स्टेप साइज, ठीक है। प्रिंट आई इज इक्वल टू एंड में ये आ जाएगा। अब देखो क्या है, स्टार्ट आपका होगा 0 से, ठीक है, स्टार्ट हुआ 0 से और 10 तक आपको जाना है, मतलब 10 से एक कम, क्योंकि एंड -1 या फिर एंड या फिर स्टॉप -1 तो होता है ना। तो देखो, और आपको बीच में 2 का गैप भी रखना है, तो 0 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, गैप है 2 का, फिर 4 आएगा, गैप है 2 का, फिर 6 आएगा, गैप है 2 का, फिर 8 आएगा, गैप है आपका 2 का। अब इसके बाद 10 तो नहीं आएगा बिकॉज 10 तक नहीं जाता है, ठीक है, जाएगा तो 9 तक, लेकिन 9 तो आएगा नहीं बिकॉज यहाँ पर आपका 2 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 ये आपका बनेगा इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी,
क्लियर हो गया? आई होप सो आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपके लास्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे वाइल लूप का क्वेश्चन है। वट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? आई इज इक्वल टू 1 है, वाइल आई इज लेस देन 10, प्रिंट आई और एंड में आपका स्पेस। अब देखो यहाँ पे क्या है, वाइल आई इज लेस देन 10, वाइल 1 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो आपका 1 क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने आई के साथ ना तो इंक्रीमेंट किया ना डिक्रीमेंट किया, मतलब हम लिखते हैं ना ऐसे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ना हमने ये किया है ना आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 किया है। तो आई की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। और अगर आई की वैल्यू 1 ही रहेगी तो यहाँ पर हमेशा 1 ही रहेगा, और 1 इज़ लेस देन 10 यही कंडीशन आती रहेगी बार बार बार। तो आपका जो लूप है ना वो बंद ही नहीं होगा, बिकॉज 1 इज़ लेस देन 10 प्रिंट 1, 1 इज़ लेस देन 10 प्रिंट 1, 1 1 1। तो यहाँ पे 1 ही प्रिंट होगा, बिकॉज आपने यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं दी है कि आई की वैल्यू 1 करनी, 1 से इंक्रीमेंट करनी है, 2 से इंक्रीमेंट करनी है, डिक्रीमेंट करनी है। तो यहाँ पे इन्फानाइट लूप चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आपको सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एन इन्फानाइट लूप इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग में चलते हैं और फिर से आपको बता देती हूँ एक बार, 1 मिनट। हाँ जी, 1 सितंबर को 8 केस पेपर आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, आप ले सकते हैं। 200 रुपीज़ उसका प्राइस रहेगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वो रहेंगे, आंसर की के साथ, और हर मॉड्यूल के 2 पेपर्स रहेंगे। नंबर आपको गिवन होगा, आप इस पर बात कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लो। PDF के लिए आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर की भी क्लास आने वाली है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।